तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सनी लोहिया और आप हैं मेरे साथ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट 2 पर चर्चा करने के लिए। तो आपको जैसा कि पता है कि पिछले सेशन में हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं और अब बचे हुए शेष टॉपिकों को हम आज क्लियर करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं इन टॉपिकों पे, गलनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन पे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गलनांक होता क्या है। गलनांक क्या होता है कि मान लिया हमने किसी ठोस पदार्थ को इतना तापमान दिया जिस पर वह क्या हो रहा है, पिघलना शुरू हो जा रहा है या वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, वह तापमान क्या है, उसका गलनांक। तो परिभाषा के रूप में मैंने यहाँ लिखा है, किसी ठोस पदार्थ को दिया गया वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह न्यूनतम तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, बर्फ का पिघलना वो कैसे हो सकता है। मान लिया हमें बर्फ दी गई है, ठीक है, ये आइस क्यूब है और इसको हमने तापमान दिया, तो इसका एक तापमान ऐसा होगा, मान लिया हमने गैस चला दिया और किसी बर्तन में रखा है इसे पिघलाने के लिए और उसे हमने इतना तापमान दिया जिस पर ये क्या हो रहा है, पिघलना शुरू हो जा रहा है, तो वही तापमान क्या हो जाएगा, इस बर्फ का गलनांक। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। गलनांक को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब गलनांक से रिलेटेड एक प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, संगलन। वो क्या होती है तो जानते हैं। संगलन क्या है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन। ठीक है, तो संगलन आपको समझ आ गया है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा भी कोई ऊष्मा होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। मान लिया हमने बर्फ की 1 किलोग्राम मात्रा ली है वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, तो उसको उसके क्वथनांक पर पिघलाने के लिए आवश्यक जितनी भी मात्रा होगी ना ऊष्मा की, वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रसुप्त ऊष्मा, मतलब संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। बोले तो हमने बर्फ पिघलानी है, बर्फ को पिघलने के लिए बर्फ का गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, 273.15 केल्विन। ठीक है, ये बर्फ का गलनांक होता है। मतलब बर्फ तो इस पर पिघलने लग जाएगी, लेकिन परिभाषा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर ये ध्यान रखना। हाँ, तो गलनांक तो हो गई साथ साथ, लेकिन आवश्यक और अधिक ऊष्मा की जरूरत है। ठीक है, गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो बर्फ को पिघलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए था, लेकिन हमने बर्फ को दे दिया 120 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब भाई इसे तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, इसका ये होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा तापमान होगा वो क्या कर लेगा, बर्फ अवशोषित कर लेगा और बर्फ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की यह मात्रा क्या कहलाएगी, संगलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वथनांक पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जब भी घर पे पानी उबालते हैं तो उसका तापमान आप नापते नहीं कि हमने उसे कितना तापमान दिया है। ठीक है, तो एक ऐसा तापमान आता है जिस पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। कुछ देर तक तो उबलेगा नहीं, लेकिन उस पानी को गर्म करते करते ऐसा तापमान आएगा, एक समय पे पानी क्या होगा, उबलने लग जाएगा। तो वही जो तापमान आपने दिया है वही उसका क्वथनांक होगा। तो समझ सकते हैं कि किसी द्रव को दिया गया वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह द्रव उबलने लगता है या उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह न्यूनतम ताप क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का उबलना, पानी उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब भी आप पानी को ताप देते हैं, क्या आपको पता है कि आपने कितना ताप दिया है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो गर्म होते होते इतना ताप ग्रहण कर लेता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है और पानी उबलने लग जाता है। ठीक है, मुझे लगता है क्वथनांक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वाष्पीकरण पे। तो वाष्पीकरण क्या है, आपने कभी भी देखा होगा कपड़ों को धूप में सुखाया होगा, तो कपड़ों से क्या होता है, कपड़ों से पानी हट जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, वो होता क्यों है, वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है, क्योंकि जो कपड़े पर उपस्थित जल के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में उड़ जाते हैं और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो वाष्पीकरण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के कणों का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल है गीले कपड़ों का सूखना। ठीक हो गया। अब हम आते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पीकरण की कुछ गुप्त ऊष्मा भी होती होगी, लेकिन गुप्त ऊष्मा होती क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि छिपी हुई ऊष्मा है। ठीक है, तो छिपी हुई ऊष्मा कैसे है? आपने अपने घर में पानी उबाला होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने आग जला दी और ये नहीं पता आपको तापमान उसका कितना है, लेकिन आपको इतना पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, जितना भी आपका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया उस पर तो पानी उबलने लग जाएगा, लेकिन आग जलाते जलाते जो आग लगातार जल रही है उससे तापमान तो और वृद्धि होगी ना तापमान में, लेकिन वो तापमान जाएगा कहाँ? वो तापमान जल के कणों द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, और जल के कणों द्वारा ग्रहण कर लिया गया है तो वही उसका क्या है? गुप्त ऊष्मा। किसकी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो मुझे लगता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा आप समझ गए होंगे कि वो क्या होती है, कि जब भी वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव की 1 केजी मात्रा को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए या वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जितनी भी मात्रा की हमें जरूरत होती है, वही उस द्रव की क्या होती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि जब द्रव वाष्प में बदल रहा है ना, तो वाष्प में बदलने पे क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी उसके अंदर से, तो जितनी भी द्रव के कणों में ऊष्मा की कमी होगी वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? जो एक्स्ट्रा हीट हमने आग के रूप में उसे दी है वो वहां से ग्रहण कर लेगा, और जितनी भी उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा है वही क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यहाँ से समझ सकते हैं आप शरीर के पसीने के वाष्पीकृत होने पर शीतलता महसूस होना। तो यहाँ पर भाई ये लॉजिक लग रहा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का, कि कभी हमने सोचा है या कभी आपने सोचा है कि जब हमें पसीना होता है तो हमें ठंड में मतलब अच्छा महसूस होता है, ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का लॉजिक लग रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको, कि जब भी पसीने के कण अपने आसपास के क्षेत्र से हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उतनी हीट क्या हो गई? हमारी बॉडी से निकल गई। लेकिन जो बची हुई हीट है हमारी बॉडी में, द्रव के कण क्या चाहेंगे? उसकी हीट संतुलित रहे, मतलब कम ना हो हीट उसकी। तो वो क्या करेगी? अपने आसपास के क्षेत्र मतलब हमारे बॉडी से ऊष्मा को अवशोषित करेगी और फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी और उसके बाद क्या होगा? हमें शीतलता महसूस होगी। यही इसके पीछे का लॉजिक है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का टॉपिक कहाँ यूज होता है। पहला तो आपने देख लिया कि जब हमारे बॉडी से पसीना निकलता है तो हमें क्या? शीतलता महसूस होती है, मतलब कि ठंडा महसूस होता है। और दूसरा ये है इसका यूज बोले तो जहाँ इसका अनुप्रयोग दिखता है हमें, वो है हम जब कमरे पे कूलर रखते हैं तो कूलर के कारण हमारा पूरा गर्म कमरा भी ठंडा हो जाता है। वो क्यों होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे ये लॉजिक लगता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का। वो कैसे? क्योंकि जो कूलर के भीतर जो जल है, जल क्या करता है? अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, और वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा तो हमें क्या होगी? शीतलता महसूस। वैसे ही कमरा भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप ये समझ चुके हैं तो इन डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऊर्ध्वपातन पे। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी ऊर्ध्वपातन। आपने अपने घरों में देखा होगा जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का अगर आप वेट नापें उसके जलने से पहले, मान लिया उसका वेट है 20 ग्राम या 30 ग्राम, और अगर आप उसका वेट उसके जलने के बाद नापें, जो मोम बचा है आपके पास, उसका वेट शायद आपको 2 या 5 ग्राम मिले। ऐसा क्यों होता है? मोम गया कहाँ? जल के तो पिघलना चाहिए था ना सारा, लेकिन वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वह प्रक्रिया है हमारी ऊर्ध्वपातन। यहाँ देख सकते हैं कपूर का जलना भी ऊर्ध्वपातन है। वो कैसे? कपूर आपने हवन कुंड में जलते हुए देखा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पूरा जल जाता है तो उसके कोई अंश नहीं बचते, वो पूरा गायब हो जाता है। वो कहाँ चला गया? वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। वैसे ही आप धूप और अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ऊर्ध्वपातन भी आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं निक्षेपण पे। निक्षेपण क्या प्रक्रिया होती है? जब कोई गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मतलब वो पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होना चाहिए था, लेकिन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी निक्षेपण। ठीक है, जैसे आपने फ्रिज में देखा होगा, फ्रिज में ठोस CO2 का जमना। ठीक है,
तो जो आपकी वहाँ शुष्क बर्फ जमी रहती है वो क्या होती है, ठोस CO2। ठीक है, वो सीधे क्या हो गई, गैस से बर्फ के रूप में मतलब ठोस के रूप में जम गई। इस कारण और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको, जो ठोस CO2 होती है ना, ठोस CO2 अगर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर मिल गया इसे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर ठोस CO2 को 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब मिल गया, उस पर क्या करती है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ ऊर्ध्वपातन वाली घटना घट जाती है, और इस कारण से क्या कहते हैं हम, ठोस CO2 को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये शुष्क बर्फ। ठीक है, अब आते हैं हम, हमारे कुछ चीज़ शायद छूट गई थी वाष्पीकरण में, मैं आपको बता दूं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, और बता देता हूँ आपको, तो प्लीज़ इतना नोट कर लीजिए आप। और अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब हम चलते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, चलो हम जानते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। पहला होता है आर्द्रता, दूसरा होता है तापमान, तीसरा होता है क्षेत्रफल, और चौथा होता है वायु की गति। और ये वाष्पीकरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कि मान लो बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है, तो आप उस टाइम पे कपड़े कैसे सुखाएंगे। ठीक है, तो आप कपड़े सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अंदर हीटर के पास रखेंगे आप, या उसे आप पंखे के नीचे रख देंगे। ठीक है, ये 2 काम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या यहाँ से पता चला कि आर्द्रता की वजह से क्या हो रहा है, आर्द्रता की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे, मतलब कि आर्द्रता अगर है वायुमंडल में तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अगर आर्द्रता कम है, मतलब कि धूप वाला मौसम है या गर्म मौसम है, तो कपड़े भी क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे, मतलब कि वहाँ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्द्रता होती है वो वाष्पीकरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि अगर आर्द्रता अधिक तो वाष्पीकरण की दर कम, और आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। ठीक है, तो वैसे ही अब सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं हम तापमान का। ठीक है, तापमान से वाष्पीकरण किस तरह प्रभावित होता है। मान लिया आपने किसी बर्तन में पानी उबालने को रखा है। ठीक है, तो एक ताप ऐसा आएगा जिस पर क्या हो जाएगा, पानी उबलने लगेगा, मतलब उसमें वाष्प बनने लगेगी। लेकिन आप अगर तापमान और अधिक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण और अधिक तेजी से होगा, मतलब ज़्यादा वाष्प बनेगी। तो ये किस कारण हो रहा है, तापमान के बढ़ने और कम होने के कारण। तापमान कम है तो कम वाष्प, तापमान अधिक है तो अधिक वाष्प, मतलब कि तापमान के समानुपाती कौन होती है, वाष्पीकरण की दर। ठीक है, तो यहाँ से तापमान का टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। वाष्पीकरण की दर के समानुपाती होता है कौन, तापमान। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है क्षेत्रफल। मान लो आपने कपड़े, गीले कपड़ों को समेट के रखा हुआ है और सुखाने के लिए डाल दिए समेटे हुए, और कुछ कपड़े आपने फैला के डाले हुए हैं, तो उसमें कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे, जो कपड़े फैलाए हैं आपने वो ज़्यादा जल्दी सूखेंगे ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रफल अधिक है वाष्पीकरण के लिए, जिस कारण वहाँ वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। लेकिन समेटे हुए कपड़े में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कम है वाष्पीकरण के लिए, तो वहाँ पे क्या होगी, वाष्पीकरण की दर कम होगी। इस कारण हम क्षेत्रफल से ये जान सकते हैं कि क्षेत्रफल अगर अधिक है तो वाष्पीकरण की दर तेज, और क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण की दर भी कम, मतलब ये वाष्पीकरण की दर के समानुपाती होगा, वाष्पीकरण की दर के समानुपाती कौन, क्षेत्रफल। अब अंत में आता है वायु की गति। मान लिया आपको सुबह कहीं जाना है अर्जेंटली, और आपके पास एक ही जोड़े कपड़े हैं, और रात को किसी कारण या तो गंदे मिलते हैं आपको या गीले हो जाते हैं, तो आप उसे सुखाएंगे कैसे। या आप गंदे हैं तो उसे धोएंगे तो फिर भी सुखाने पड़ेंगे, या वो गीले हैं तो फिर भी सुखाने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें वायु की गति से रिलेट करके, तो आप क्या करेंगे, मान लो आपने पंखे के नीचे रखे रात को। ठीक है, तो पंखे के नीचे रख के क्या होगा, अगर पंखे की हवा तेज है तो कपड़े तेजी से सूखेंगे, और अगर पंखे की हवा की गति कम है तो कपड़े क्या होंगे, धीरे सूखेंगे। मतलब कि वायु की गति जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। अगर वायु की गति कम है तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी, मतलब ये भी सीधे वाष्पीकरण की दर से समानुपाती होता है कौन, वायु की गति। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गए हैं, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है,
वो है कि कभी भी हमने ठंडा पानी लिया है किसी बोतल या ग्लास में, ठीक है, ये ठंडा पानी है, उसके उस पात्र के बाहर क्या होते हैं, उस गिलास या बोतल के बाहर जल के कण दिखाई देने लगते हैं। वो क्यों होता है? क्या तुम्हारी गिलास लीकेज है या तुम्हारी बोतल लीकेज है? लीकेज तो नहीं है भाई, वरना सारा पानी अंदर का बाहर आ जाता। लेकिन अंदर का पानी वैसा ही है, लेकिन बाहर क्या हो गई, जल की बूंदें इकट्ठा होने लगी। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसकी वायु में क्या है, आर्द्रता उपस्थित है। भले ही वो गर्म वायु है लेकिन उसमें आर्द्रता फिर भी उपस्थित है। वो क्या है, गर्म रूप में। तो जैसे ही वो ठंडे पानी के या ठंडे बर्फ के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, ये जो इसमें वाष्प के रूप में उपस्थित आर्द्रता है ना, वो किस में चेंज हो जाएंगे, ठंडे पानी के संपर्क में आते ही वो जल की बूंदों में संघनित हो जाएंगे और हमें क्या दिखेंगे, गिलास के बाहर जल, ठंडी गिलास के बाहर जल की बूंदें या ठंडे पानी से भरे बोतल के बाहर जल की बूंदें नजर आने लगेगी। यही कारण है। और मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए थैंक यू।